नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में रामदास सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मौके पर सीएम समेत कई नेता रहे मौजूद। बंगाल मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जताई नाराजगी। सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। पटना में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों पर बोला हमला। तेजस्वी यादव को भी सबूतों पर देने की चुनौती। पटना में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री ने गिनवाई अपने विभाग की उपलब्धियां। कहा बाढ़ के पानी को संचय कर रहा विभाग। गुमला में उपायुक्त गढ़ सत्यार्थी ने की समीक्षा बैठक। उद्योग विभाग और सीएसआर मामले को लेकर चर्चा। विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने राजभवन में झारखंड के 12वें मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। रामदास सोरेन की चंपई सोरेन की जगह पर झारखंड सरकार का मंत्री नियुक्त किया गया है। रामदास सोरेन को उन्हीं विभागों का मंत्री बनाया गया है जो विभाग चंपई सोरेन को दिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्यनंद भोक्ता, रामेश्वर उरांव के अलावा सत्ता पक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में रामदास सोरेन ने झारखंड निर्माता दिशोम गुरु से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, जिससे राज्य की जनता में असुरक्षा का माहौल है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिमी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये एक शर्मनाक स्थिति है जो दर्शाती है कि ममता बनर्जी अपने प्रदेश को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए ताकि राज्य में कानून व्यवस्था को सही तरीके से बहाल किया जा सके। वहीं चिराग पासवान की इस मांग से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक मुख्यमंत्री जो अपना राज्य नहीं संभाल पा रही हैं। और देखिए, मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। ये घटना इस तरीके की महिलाओं के साथ अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो उतनी ही शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक है। पर ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद आपका राज्य आज जिस तरीके से डर दहशत के साए में है, वहां पर जिस तरीके से एक महिला के साथ जितना निंदनीय, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इस तरीके की घटना घटती है और आप क्या कर रही हैं? बदले में आप दोषारोपण कर रही हैं। आप दूसरे राज्यों में देख रही हैं। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है? बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके माता पिता का शासन था तब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का क्या हाल था, ये सबको पता है। वहीं उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो वो एक भी नाम बताएं कि कौन सा आईएएस और आईपीएस अधिकारी दबाव में है। वहीं अशोक चौधरी ने भी नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उस गरिमा का पालन नहीं कर रहे और इसी के साथ में जातीय गणना की मुद्दे पर बोलते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि जातीय गणना का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था, न कि तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उनके धरने का कोई मायने नहीं है। आपको बता केंद्रीय
बताते चले कि तेजस्वी यादव को सबूत देने की चुनौती जो है वो दी गई है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार सामने आया, जहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपों पर हमला बोला और कहा कि तेजस्वी यादव को सबूत देने की चुनौती भी दी है। वहीं अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा का हवाला देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उस गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ जातीय गणना के मुद्दे पर बोलते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि जाति गणना का निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था, न कि तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव को इस मामले में कोई भी भूमिका नहीं है, इसलिए उनके धरने का कोई भी मायने नहीं है। ऐसा है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या IAS IPS का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में, जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज किया, वो लोग आज IAS IPS के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन IAS IPS है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं। पटना में सूचना जनसंपर्क विभाग में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान विजय चौधरी ने अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनवाया है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या व्यापक है। जल संसाधन विभाग बाढ़ की विभीषिका को भी देख रहा है। बरसात में जल की अधिकता होती है और बाढ़ के समय में अगर जल का संचय नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जल संसाधन विभाग इसके लिए काम कर रहा है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि अभी विभाग बाढ़ के पानी को संचय कर रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गया नालंदा में गंगा का पानी पहुंचाया जा रहा है। दूसरे चरण में औरंगाबाद, डिहरी और साथ ही सासाराम में सोन नदी का अतिरिक्त सरप्लस पानी पहुंचने की योजना पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम लोग बरसात के समय से गुजर रहे हैं, सब जानते हैं कि इस समय में हम लोगों के यहाँ जल की अधिकता रहती है और अधिकता अब एब्सोल्यूट टर्म में हम अधिकता नहीं कर सकते। ये भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पिछले समय में ये जल की अधिकता भी अब वो नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जो पहले हम लोग वाटर सरप्लस स्टेट में थे, माने जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के यूनिट से, इकाई से मापते हैं, वो अब हमारे यहाँ भी धीरे धीरे घटता चला गया और वो अब हम लोग मतलब स्ट्रेस्ड कैटेगरी जो है, जब प्रति व्यक्ति एकदम जरूरत के मुताबिक ही जल उपलब्ध होता है। साहिबगंज जिले के 46वें SP के रूप में 2016 बैच के IPS अमित कुमार सिंह ने शुक्रवार को निवर्तमान SP कुमार गौरव के से पदभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व नए SP को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहीं नए SP के कार्यालय पर पहुंचने पर निवर्तमान SP कुमार गौरव ने उनका स्वागत उन्हें बुके देकर किया है। इस दौरान नए SP अमित कुमार सिंह ने कहा कि अपराधियों को उनके कार्यकाल में कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे, वारदातों का तुरंत उद्भेदन करेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और फिर कोर्ट तक पूरी प्रक्रिया को त्वरित रूप से निपटाकर दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। गुमला में उपायुक्त कर सत्यार्थी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग और CSR मामलों को लेकर कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में उपायुक्त ने पदाधिकारियों की तरफ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर CSR कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में मुख्य रूप से CSR हिंडाल्को कंपनी अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। CSR हिंडाल्को कंपनी की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई संरचनाओं के निर्माण आदि के कार्य भी किए जा रहे हैं। उक्त सभी कार्यों की उपायुक्त ने बिंदुवार समीक्षा की है और इस दौरान CSR मद से आवासीय विद्यालयों की मरम्मत, विद्यालयों और अन्य संस्थानों पर और स्थानों पर लगाए जा रहे सोलर लाइट की सुविधा समेत कई कार्यों को लेकर समीक्षा की है।
जमशेदपुर की भुयाडी बस्ती के 135 घरों को मिले नोटिस के खिलाफ बस्ती के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं, जहां जमकर विरोध जताया। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति इंदिरा नगर कल्याण के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध जताया है। लोगों ने कहा कि पिछले 30 साल से हम लोग यहां पर रह रहे हैं और आज अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 30 से 45 साल से उस जगह पे रह रहे, नदी किनारे, और आज जब सरकार सारा सुविधा दे दिया गया है, जब शौचालय, बिजली बिल, रोड सारा चीज बना दिए है सरकार, और आज नोटिस दिया गया है कि उस बस्ती को उजाड़ दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब अपना गरीब आदमी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा कर बच्चा को रोड पर सब्जी बेच कर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आज जब एक झोपड़ा बना के हम लोग रह रहे हैं तो उसे सरकार तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवानी छब्बन और साथ ही रिजवी जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा सिंह राजपूत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक सरयू राय के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर को उजाड़ने के लिए अर्जुन मुंडा ने शिकायत की थी और सरयू राय जानने के बावजूद भी चुप थे। वहीं डॉक्टर अजय कुमार मसीहा बनकर आए। वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस रिजवी छब्बन और जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा सिंह राजपूत ने कहा कि भुयाडी कल्याण नगर में 135 घरों को जो तोड़ने का नोटिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है, हम लोग किसी भी हाल में जो है वो तोड़ने नहीं देंगे। हम लोग गरीबों के साथ हैं। एक और सरकार गरीबों को बसाने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर घर तोड़ने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने अर्जुन मुंडा और सरयू राय को दोषी ठहराया है। राजनीति तो हो रही, इसमें कोई आप दो प्रकार का संदेह नहीं है। राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले और जेडीयू वाले। राजनीति हो रही है। हमारे पूर्वी के विधायक सरयू राय के परम मित्र अर्जुन मुंडा जी एनजीटी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं और ये बात खबर होती है हमारे विधायक सरयू राय जी को। और गनीमत ये देखिए कि उनको सारा चीज़ पता रहता है, फिर भी वो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करते, ना सदन में इसकी बात उठाते हैं, ना जनता को सच बताते हैं। वो तो भला हो हमारे नेता का कि उन्होंने इसकी खोजबीन की, इसकी जांच पड़ताल की, तब भैया पता चला कि असली जो मतलब बस्तियों के विरोधी है, बस्तियों के जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं। ये विवाद तो पैदा किया गया है ना सरयू राय और अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये किसी तरह का विवाद नहीं था। गरीबों को हर जगह विस्थापित किया जा रहा है और इनको ये लोग तो वहां से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। इनके अर्जुन मुंडा ने ही शिकायत किया है एनजीटी में, जहां से ये पूरा चीजें सब सामने खुल के आई हैं कि कल्याण नगर को और बाकी जितनी 86 बस्तियां हैं सबको उजाड़ने का काम जो है रघुवर दास और सरयू राय और अर्जुन मुंडा मिलके कर रहे हैं। तीनों का तिगड़ी है इन चीजों में। इन्होंने झूठ बोल के यहाँ से लड़े कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि पूरा सब चीज को बर्बाद करके रख दिए हैं ना। इन्होंने पश्चिम में इनका 2 कार्यकाल बिल्कुल फ्लॉप रहा। केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में विभागीय अनदेखी के कारण करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर बना शिशु वार्ड केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। जनरेटर के अभाव में 42 बेड का बना नवनिर्मित हाईटेक वार्ड बदहाल होता नजर आ रहा है। नवनिर्मित अस्पताल आवारा कुत्तों का बसेरा बना हुआ है। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने आनन फानन में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के बाद में एक दिन भी शिशु वार्ड बच्चों के इलाज के लिए नहीं खुल सका है। वहीं मोतिहारी सदर अस्पताल के मैनेजर कौशल दुबे ने भी स्वीकारा है कि अस्पताल अभी बंद पड़ा है। 100 एचपी के जनरेटर की आवश्यकता है और जुगाड़ तंत्र से 40 एचपी का जनरेटर लगाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा पिको वार्ड बना हुआ है नया, वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और वो अभी जो हमारा पिको वार्ड चल रहा है इस पुराने भवन में, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे पास अभी उसको चलाने के लिए 100 kVA का एक जनरेटर की आवश्यकता थी, लेकिन अभी हम लोगों ने बात किया तो जो पुराना एसएनसीयू है उसका अपना 40 हॉर्स पावर का इंजन है, उसका जो जनरेटर है उसी जनरेटर से भी हम लोग फिलहाल उसको चालू कर देंगे और लगभग 1 सप्ताह के अंदर हम लोग नया पिको स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये बना था उस समय क्या रिकमेंड नहीं की जनरेटर का? नहीं, वो तो भवन बनाने का अलग कॉन्ट्रैक्ट है BMSICL का और जनरेटर तो अलग से हम लोग को परचेज करना पड़ेगा।
हजारीबाग से चतरा जाने वाले सड़क की स्थिति बेहद खराब है और पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क। बारिश की वजह से पूरी सड़क का जल जमाव हो गया है। इस कारण से जल जमाव के कारण राहगीरों को गड्ढे नहीं दिखते हैं। परेशानी उन लोगों को हो रही है जो बाहर यानी कि चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ के इस रास्ते से आते जाते हैं। साथ ही इस रास्ते में बने गड्ढों से वाहन चालकों को विशेष परेशानी होती है। कुछ दिन पहले ही एक ऑटो के पलटने से कई लोग घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सड़क को बनाने का दिलासा नेता और अधिकारी देते रहते हैं, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है। नेता अधिकारी का आश्वासन का दौर जारी है। ऐसा लगता है कि ये लोग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब जो हालत है आप लोग देख ही रहे हैं, लग रहा है कि कोई तालाब से भी बदतर है बन गया। रोड के बीच में तालाब है समझ लीजिए, और किसी को कोई परवाह नहीं है। और यहाँ के लोग क्या डिमांड कर सकता है जब यहाँ रोड ही नहीं बन रहा है। तो मतलब बेयर मिनिमम जिसको बोलते हैं कि इससे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं सकते। जब ये नहीं तो कुछ नहीं, और यहाँ रोड ही नहीं जब बन रहा है। यहाँ का लोग कितना, अभी कल एक बच्ची का हाथ टूट जा रहा है, किसी का कमर टूट जा रहा है। छोटा छोटा बच्चा लोग इतना जो नाजुक होता है, थोड़ा सा गिर जा रहा है तो यहाँ पे टूट जा रहा है। महिला फेंट हो जा रही है, गिर जा रही है, उसका पूरा हालत फसालत एक हो जा रहा है। गरीब लोग ही गिर रहा है क्योंकि गरीब लोग ही ऑटो से जाते रहता है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बाड़ाकुड़िया गांव में डायरिया के प्रकोप से एक पुरुष और महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 बच्चों समेत 16 व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हैं। बताया ये भी जा रहा कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले साल भी डायरिया के प्रकोप ने एक गांव को घेर लिया था। कई जान भी चली गई थी और फिर वही हाल इस साल भी हो रहा है। बड़ाकुड़िया गांव में इस बार भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ये गांव जंगल और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं रहने के कारण मरीज लिट्टीपाड़ा स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पा रहे। वहीं सूचना मिलते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल टीम गांव पहुंचकर सभी पीड़ित बच्चों और व्यक्तियों का इलाज करा रही है और सभी पीड़ितों को सलाइन के साथ में दवा भी दी जा रही है। इसको लेकर डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि सभी पीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और सभी मरीज बिल्कुल ठीक है। डायरिया से पीड़ित हैं, तो हम 10 सदस्यीय टीम यहाँ पे आए, और जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने सभी को यहाँ पे इलाज शुरू किया। सभी यहाँ पे जितने भी मरीज हैं सभी का स्थिति अभी सामान्य है, और बाकी ग्रामीणों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उनको कोई बुखार हो या फिर कुछ लूज मोशन या और कोई भी तरीके का परेशानी हो तो हम लोग वो भी जांच कर रहे हैं और उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी डायरिया से पीड़ित यहाँ पे पेशेंट थे उनको हम लोगों ने सारा दवाई चला करके उनका स्थिति सामान्य कर दिया है। खबर कैमूर से है, जहां पर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सीमेंट फैक्ट्री के परिसर में एसपी ललित मोहन शर्मा और मुख्यालय डीएसपी की मौजूदगी में 7.5 करोड़ रुपए का गांजा जलाकर नष्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व में जिले के कई थाना क्षेत्रों में 12 कांडों में लगभग 15 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसे हाईकोर्ट के आदेश पर जांच तौल के बाद में नष्ट किया गया। ये पहली बार देखने को मिल रहा जब कैमूर पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में अवैध गांजे को जलाया है। कैमूर जिले में मादक पदार्थ गांजे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कटिहार से सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर अनुमंडल डीएसपी अभिजीत कुमार ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि हरिशंकर नायक परीक्षा केंद्र से 28 अगस्त को अभिषेक कुमार के बदले चेतन कुमार की परीक्षा देते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चेतन पुलिस को चकमा देकर सहायक थाना से फरार हो गया था। वहीं चेतन ने नेटवर्क को खंगालने के दौरान कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पूरे गिरोह का खुलासा हो गया है। पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह के साथ में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इसके ऊपर भी कनेक्शन से जुड़े रैकेट को भी पुलिस खंगाल रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने भी अपना गुनाह कबूल किया है। कुमार क्या किसके नाम पर परीक्षा दे रहे थे? अभिषेक कुमार। अब आपका क्या नाम है सर? चेतन कुमार। इसके लिए क्या कुछ मिला था? जी सर, भाई था सर। भाई पैसा वैसा मिल गया था क्या? नहीं सर। तो क्यों दे रहे थे सर? वो दौड़ धूप नहीं पता था, एग्जाम में नहीं निकाल पाता। अच्छा, तो नहीं निकाल पाते तो आप उसके बदले दे दिए? जी। आप करते क्या? जी पढ़ाई करते हैं सर। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आप निकाल लीजिएगा, आपका भाई नहीं निकाल पाएगा? जी सर। हाँ जी सर। आप निकाले थे एग्जाम, कभी क्रैक किए हैं? नहीं, कभी नहीं किए। फिर कैसे रिस्क लिया?
टेस्ट मारते थे तो अच्छा नंबर आता था। तो आप भाग भी गए थे थाना से? जी सर, डर लग गया था। थाना से भागे क्यों थे? डर लग गया था। कल सिपाही भर्ती की अंतिम चरण की परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्राप्त हुई कि हरिशंकर नायक स्कूल में जो मिडिल स्कूल है वहाँ पे एक परीक्षार्थी का फोटोग्राफ नहीं मैच कर रहा है। मेरे द्वारा उसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के प्रथम दृष्टया मामला मुझे फर्जी लगा। थोड़ी कड़ाई से उस छात्र से एग्ज़ाम के बाद मैंने जब पूछताछ की तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो अभिषेक कुमार जो भागलपुर के रहने वाले उनकी जगह पे परीक्षा देने आए थे। इनका वास्तविक नाम जो है वो चेतन कुमार है, जो कि थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद कागजी कार्रवाई करने के बाद थाने के द्वारा जब इनको सहायक थाना लाया गया और हाजत में बंद करने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय ये सिपाही को धक्का देके वहाँ से भाग गए। हजारीबाग के टीवी टावर रोड स्थित डीपीएस स्कूल के पास में बड़का गांव की तरफ से आ रही बस ने अनियंत्रित होकर स्कूल की बच्ची और संत स्टीफन स्कूल की शिक्षिका नेहा कुमारी को अपनी चपेट में ले लिया है। आपको बता दें कि चलते कि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। लोगों ने बताया कि स्कूल के वक्त बहुत परेशानी होती है, भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहता है। साथ ही आपको बताते चले कि दोनों घायलों का इलाज शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज ऑफ अस्पताल में चल रहा है। स्कूल टाइम में बस जो है लवली बस रफ्तार से आ रहा था और स्कूल के पास स्लो करना चाहिए था उसको, लेकिन दो मोटरसाइकिल, एक टोटो और उससे जो आम पब्लिक था उसको नुकसान करते हुए, घसीटते हुए उसको मैंने ये किया उसको। और हम तो यही बोलेंगे कि स्कूल टाइम में जितना भी हैवी व्हीकल्स आता है, स्कूल बस छोड़ के सभी बस को उस टाइम के लिए बंद कर दिया जाए। मेरे रिलेटिव का भी सूचना मिला कि लवली बस वाला बहुत रफ्तार में आ रहा था और मोबाइल से सुनने में आ रहा है, जैसा कि लोग प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि मोबाइल से बात करते हुए आ रहा था। उसी क्रम में ऑटो या टोटो में मारा है। उसमें ये लोग सवारी थे, बैठे हुए थे। इनका बहुत ज्यादा घायल हो गई है नेहा, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी पैर हाथ फ्रैक्चर किया है और 2-3 बस मोटरसाइकिल है उसके नीचे दबा हुआ है। ये बहुत रफ्तार में चला रहा था, ये बंद होना चाहिए। स्कूल आवर के समय में तो वहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम जो कोलैप्स किया है, जिसके कारण जान भी जा सकता था। बिहार के सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए मंडल कारा से लाए गए कैदी की मौत हो गई है। वहीं कैदी की मौत के बाद में मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। मृतक की पहचान बातनाहा पश्चिमी टोला निवासी बिंदेश्वर मुखिया के 36 साल के बेटे मुकेश मुखिया के रूप में की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि तबियत खराब होने के कारण पुलिस की ओर से मुकेश का अस्पताल में इलाज कराया गया था, जिसके बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने बतनाहा थाना की एक महिला पुलिसकर्मी पर 50,000 रुपए मांगने और पैसे न देने पर जेल भेजने और मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस विभाग इसका खंडन कर रहा है। इस मामले में एसडीपीओ आशीष आनंद ने भी परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शराब मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पूर्व में भी वो जेल जा चुका है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी के वक्त भी उसका इलाज कराया था। दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में विधवा महिला हत्याकांड का दरभंगा पुलिस ने 5 दिन के अंदर सफल उद्भेदन कर हत्यारे मोहम्मद शहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि हत्या के आरोपी मोहम्मद शहनवाज का मृतका विधवा सुनीता देवी से अवैध संबंध था। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी मोहम्मद शहनवाज ने विधवा महिला की गला दबाकर हत्या कर दी है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ ज्योति कुमारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक तरीके और कॉल डिटेल्स के आधार पर अनुसंधान टीम हत्यारे तक पहुंची और आरोपी शहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है और उसकी निशानदेही पर हत्या के प्रयोग की गई रस्सी को भी पुलिस ने पास के तालाब से बरामद किया है। घटना के कुछ हफ्तों पहले से ये शहनवाज महिला के इस कंडक्ट से इसलिए परेशान होने लगा क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला कहीं और जाके किसी को बता देंगी अगर तो मेरी शादी जो है जो यहाँ पे कई और जगह लगी हुई है उसका वो टूट जाए। इसी संबंध में जब उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने इस चीज का खुलासा किया। शाम में जब महिला वहाँ पर उस स्थल पर आई तो जैसे ही मौका इसने देखा, मौका मिलते ही इन्हें
महिला का पहले एक गर्दन को झटके से मोड़ दिया, जिससे कि वो बेहोश हो गई और अचेत अवस्था में गिर गई। इसके बाद में ही उसी रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उनका गला घोट दिया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।